मनुष्य अगर संगीत का प्रेमी है तो उसके आंतरिक भाव को धोने का एक मरहम है जिसका नाम संगीत। हमारे पिताजी ऑडिटर थे यही वाराणसी में राजस्व विभाग में। हम लोग गाने के लिए तो बहुत छोटे पर से गाते थे, ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ है। और पिताजी भी हमारे बड़े सुंदर गाते थे। पढ़ाई लिखाई आपने कितनी की? हम 95 में एमए किए, 96 में बीएड की। लेकिन सबसे अधिक मेरा जो भी रहा संगीत के लिए तय किया आपने कि अब गाना ही है, तो किस अखाड़े में गए आप? ये जो कवि जी जो थे तो देखे कि भाई ओम प्रकाश जी भी ऐसा गा लेते हैं और उनकी तरह हम भी गा लेते हैं, तो हम भी क्यों नहीं इनके साथ जुड़े। और ये प्रेरणा मिली और मैं उस घराने में चला गया जिस घराने में वो फूफा जी थे। जो सामाजिकता, जो प्यार मोहब्बत अपनापन जो मिला उसमें किस तरह? वीरावस्था बड़ा खुश होकर के कहे कि बचवा अभी तक बलिया और गाजीपुर के जो भी कलाकार रहे अभी तक गंगा महोत्सव में नहीं बैठे, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य है और प्रस्तुति तुम्हारी अच्छी हुई। पीठ होकर के अपना आशीर्वाद दिए। अभी जो नई स्थितियाँ बनी उसमें आप किस तरीके से गा रहे हैं? जो अच्छे अच्छे कलाकार गांव में बसते थे, चाहते थे कि हमको भी कोई बेस मिल जाए ताकि मेरा भी प्रचार प्रसार हो, उन लोगों के लिए यूट्यूब चैनल भगवान बन गया। इस समय कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ बिरहा में काम कर रही हैं आपके हिसाब से? आज के परिवेश में जो नाचने की जो प्रथा चल गई है, प्रचलन, वह बिरहा के लिए बड़ा निंदनीय है। अपनी जगह बचाने के लिए या अपनी जगह को और मजबूत करने के लिए या और कुछ नया करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो आज सोच बन गई है कि अश्लील गीत गा लेंगे तो मेरा नाम हो जाएगा, अश्लील लेख लिख देंगे तो मेरा नाम हो जाएगा। इस तरह से लोगों के अंदर जो मेंटलिटी जन्म ली है वो कहीं ना कहीं आगे ये प्रदर्शित करती है कि अब इसका पतन होना चाहिए। आप जो गा रहे हैं तो उसमें क्या खास बात है? यूं तो बिरहा अनंत है और बिरहे की कथा भी अनंत है, लेकिन इस अनंत कथा में एक रेटारिक ऐसा बन गया है कि सारे लोगों की कहानियाँ संघर्ष और पराजय की कहानियाँ या तो होती हैं या संघर्ष और विजय की कहानियाँ होती हैं। जो शिखर की तरफ चला जाता है उसके बारे में लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे गधे ने घोड़े की किस्मत पाली है और कहानियाँ भी उसी तरीके से गढ़ी जाती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिस्थितियों से लड़ते हुए कला के प्रति समर्पित रहते हैं। बेशक उनको जिस तरह के मौके मिलने चाहिए वे मौके या तो उनसे दूर कर दिए जाते हैं या फिर जो है वे उनसे निराश होकर अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद बिरहा के साथ उनका रागात्मक जो संबंध है वो कभी क्षीण नहीं दिखता है बल्कि मजबूत होता जाता है। ऐसे अनेक गायक हैं और लगभग हर गांव में, हर शहर में, हर इलाके में और हर ढंग के गायक हैं, हर रंग के गायक हैं। उनकी आवाज़ और उनकी डिलीवरी ख़ास तौर से ध्यान इसलिए खींचती हैं कि मुख्यधारा में जो चमकते हुए सितारे दिखते हैं उनके तलफ़ुज़ को, उनके उच्चारण को, उनके वाक्य डिलीवरी को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कम से कम उनको कुछ पढ़ लेना चाहिए, कुछ जो अपने अक्षर हैं उन अक्षरों का ज्ञान कर लेना चाहिए, कहाँ से उसको बोलना चाहिए, कौन सा तालव्य श है, कौन सा मूर्धन्य श है और कौन सा छोटा स है, इस सब का भी ज्ञान नहीं होता उनके पास। इसके बावजूद कहानियाँ अलग अलग होती हैं और अंतर्विरोधों से भरी हुई। अंतर्विरोधों से भरी हुई इन कहानियों के ज़रिए ही हम जानते हैं कि असल में बिरहा विनाश के जिस कगार तक अभी पहुंच रहा है उसके पीछे क्या घटक रहे होंगे, उसके पीछे कौन कौन से बुनियादी घटक रहे होंगे जिसकी वजह से वह आज एक ऐसी उपेक्षा का शिकार हो गया है जहां कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति बिरहा नहीं सुनता है। इन तमाम सारी चीज़ों की वजह से बिरहा जिस तरीके से अब केवल लंपटों का माध्यम भर रह गया है, वैसे में क्लासिक बिरहे की कल्पना करना तो बहुत ही कठिन डिमांड है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम हाशिए पर रह रहे उन तमाम सारी
तमाम सारे कलाकारों के ज़रिए से बिरहा के उस ग्रेसफुल वातावरण के बारे में जान सकते हैं। और यह भी कि इस दौर में जबकि इंटरनेट जैसा माध्यम हर चीज़ को आम जनता तक बहुत तेज़ी से पहुंचा रहा है, तब क्या गति है, क्योंकि एक ज़माने में जब कंपनियों का एक आधिपत्य होता था तब वो अपने लिए बिरहिए भी चुनती थीं और बिरहियों की साजिशों से बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती थी। बहुत सारे लोगों को मौके नहीं दिए जाते थे। उसमें मौका पाने के लिए जिस तरह के समझौते करने पड़ते हैं, उस तरह का समझौता अगर कोई नहीं कर पाया तो वो पीछे ही रह जाता था। जो लोग समझौता करते थे, जो लोग कंपनियों के गुलाम हो जाते थे, वो उनको मौके मिलते थे और वो एक तरह से कहिए सफलता की सीढ़ी चढ़ गए। लेकिन सफलता का बिरहा में उतना मायने नहीं है जितना क्लासिक कलाकार होने का मायना है। जितने महान और क्लासिक कलाकार थे सब के सब उन कैसेटों से बाहर हैं, कंपनियों के दायरे से बाहर रह गए और उन्होंने खुद भी उससे बाहर अपने आप को रखा। वो जनता के बीच गए, वहाँ गाया, उनकी स्मृतियाँ वहीं सुरक्षित हैं, उनका इतिहास बिखरा हुआ है और उनका भी इतिहास बिखरा हुआ है जो कंपनियों के गुलाम बनकर जिन्होंने काम किया और जिनको लगता है कि उन्हीं से सारी चीज़ें सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है। उनकी भी वही विडंबना है जो उन कलाकारों की विडंबना रह गई। उनकी चीज़ें सुरक्षित नहीं हैं और जिनके सुरक्षित हैं अब उनकी कला की खामियां समझ में आने लगी हैं लोगों को कि किस तरीके से वो खोखले कलाकार हैं। क्योंकि बड़े कलाकारों का दौर हमेशा ही हाशिए पर बने रहने के लिए अभिशप्त रहता है, क्योंकि वह जनता के बीच में जाता है, जनता ही उसको महान बनाती है। हम ऐसे तमाम सारे कलाकारों से बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, जो बिरहा में एक लंबी प्रैक्टिस के बाद अपनी एक जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और वे चाहते हैं कि वे भी मुख्य धारा में उसी तरीके से सम्मिलित हों जैसे तमाम सारे लोग रहे हैं। उनका एक दुख यह भी है कि अब उस तरह से गाने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही जो बिरहा को बिरहा की तरह गाती थी। अब चुटकुलेबाजी, नाच और भड़ैती, बकवासबाजी, ये सब ज़्यादा बिरहा में बढ़ती जा रही है। कांड भी इस तरह के होते जा रहे हैं कि उनकी राजनीतिक अर्थवत्ता बिल्कुल संदिग्ध होती जा रही है। बल्कि अगर उसको विखंडित करके देखा जाए तो पता लगेगा कि जिस समाज के लिए उनको गाना चाहिए उस समाज के विरुद्ध में गा रहे हैं वे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं जिनकी समीक्षा बहुत गहराई से करने की ज़रूरत है, जिनकी आलोचना करके एक बुरी चीज़ों को उखाड़ कर फेंक देने और सही चीज़ों को स्थापित करने की ज़रूरत है। इसी क्रम में आज हम बनारस में रहने वाले बलिया निवासी गायक और पेशे से अध्यापक सतीश चंद्र यादव से रूबरू हैं। सतीश चंद्र यादव ने भी अपने जीवन में बिरहा को लेकर बहुत संघर्ष किया और आज वे बिरहा पर बात करते हैं तो पुराने दिनों से शुरू होते हैं और फिर नई चीज़ें जो आई, जो घटित हो रही हैं, उन पर सब पर उनका एक अपना विचार है, उनकी एक अपनी मुकम्मल राय है। तो सतीश भाई नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो सतीश भाई, और क्या हालचाल है? सब ठीक है। क्या हो रहा है गर्मी के दिनों में? गर्मी के दिनों में अब तो लगन का सीज़न है। अच्छा। और चूँकि हम लोग की पहचान है बिरहा, अब बिरहा गाना समाज को संदेश देना कि ये सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता कैसे बनी रहेगी, अपने गीत के माध्यम से हम लोग प्रस्तुत करके लोगों को मनोरंजन देते हैं। ताकि सारा जीवन तो भाग दौड़ में बीत जाता है, लेकिन मनुष्य को खुशी कब मिलेगी, इसी सोच में भाग दौड़ करता है। लेकिन खुशी वास्तविक रूप से हमारे समझ से यही लगता है कि मनुष्य अगर संगीत का प्रेमी है तो उसके आंतरिक घाव को धोने का एक मरहम है जिसका नाम संगीत है। जी जी। तो क्या साई पताई इतनी मिल जाती है कि लगातार गा बजा लेते हैं? अब पहले तो ऐसा होता था, लेकिन अब इस समय बहुत मुश्किल है। कलाकार संघर्ष कर रहा है और इस हाशिए पे खड़ा हो जा रहा है कि मैंने बिरहा विधा या संगीत की विधा को चुन करके
हमने गलती कर दिया क्या। लेकिन अंतर्मन से आवाज़ आती है कि नहीं, किसी भी मुल्क को, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की संस्कृति को कायम करने के लिए संगीत ही माध्यम है जो मनुष्य के सुंदर स्वरूप को कायम कर सकती है। और हमारी जो बिरहा विधा है उसमें कोई इस तरह से हमारे बुजुर्ग कलाकार नहीं रहे जो कि शास्त्रीय संगीत की तरह से, क्लासिकल गीतों की तरह से गा करके प्रस्तुति करें। लेकिन उन लोगों के पास गॉड गिफ्टेड जो प्रकृति की हवा, प्रकृति का जो अनुपम स्वरूप स्वर में बसा था, वह स्वर आज उसी से हम लोग काट करके नई गीत का निर्माण कर लेते हैं। 2 गीतों को जोड़ करके उस पुरानी गीतों को और कहते हैं कि आज की नई गीत है। जी, वो लोग पढ़े लिखे कम थे, लेकिन जो वो लोग लिख करके गए, जीवन का अनुभव उनका ठोस था। वो आज के परिवेश में नहीं दिखता है। और ये लगता है कि नहीं, अगर हमारी पहचान है तो बिरहा विधा से है, तो इस बिरहा विधा को हम लोग कायम करें। ये हम लोग का पुनीत कर्तव्य बनता है। जो भी बिरहा के बड़े बुजुर्ग कलाकार इस समय जीवित हैं, जो प्रस्तुति कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उनका एक पुनीत कर्तव्य, दायित्व है कि इस बिरहे की रक्षा करें और इस समाज में बिरहे की खूबी को बताएं, ताकि बिरहा का जो ग्राफ गिर रहा है वो किस कारण से गिर रहा है। बिरहे का कलाकार शास्त्रों को पढ़ता है, संगीत के सुरों को पढ़ता है, फिर उसके बाद अपने अंदर का जो आत्मबोध है, आत्मचिंतन है, उस पर मनन करके और अपने गीत की प्रस्तुति करता है और बिरहा विधा के रूप में करता है। जी। तो बिरहा तो हमारी दृष्टि से संगीत की सारी विधाएं सुंदर हैं, किसी पे अंगुली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन बिरहा ऐसी विधा है कि उसमें क्लासिकल भी गा लेता है कलाकार, गज़ल भी गा लेता है, कोई अल्लाह गाने वाला है, कोई लाचारी गाने वाला है, कोई धोबो गीत गाने वाला है। और सबकी विधाओं से बिरहा का कलाकार सब कुछ ले करके और समाज को एक कहानी के रूप में परिणित करके और समाज के सामने परोसता है, श्रोता के सामने परोसता है कि संगीत का अनुपम आनंद मिले। और आपका जो भविष्य में अगर कहीं दुर्दिन अवस्था आने वाली है तो उस कहानी को सुन करके आप अपने आप से सजग हो जाएंगे कि हमारा समय ऐसा न आवे कि जिस बिरहे को सुनने के बाद हम लोग अपने समस्या का समाधान कैसे करेंगे। वो बिरहा की कहानी जो है बताती है, कांड के रूप में, शास्त्रों के कांड हैं, महाभारत है, रामायण है, वो भी कांड है, कहानी है, जिसमें मनुष्य को सात्विक रूप से अपने सत्कर्मों को जीवित रखने के लिए वो सब कहानियाँ रची गई। और रची क्या गई, प्रकृति ने एक अनुपम स्वरूप खड़ा किया जिसमें राम, कृष्ण, संत, ऋषि, महात्मा सब कुछ इस धरती पे आए और उनकी बातों को ले करके हम लोग कहानी रूप में रच करके कवि जी लोग रचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और समाज के सामने दिशा देते हैं कि लोगों का जीवन सुंदर और सुखमय हो। ये हमारे बिरहा की विधा है। अच्छा, ये मुझे बताइए सतीश भाई कि आपकी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कब आप पैदा हुए, किस गांव में हुए, किस तरह का पारिवारिक माहौल था? देखिए, हमारी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के तहसील तो इस समय बिलथरा रोड है, पहले रसड़ा थी, नगरा थाना है और एक गांव है भीमपुरा नंबर 2। उसमें एक ग्राम है जो 7 पुरों का था, 7 गांवों को मिला करके ग्राम सभा थी जी।
उसमें मेरा भी गांव था जिसका नाम सुजनापुर है। तो वहीं पर हमारी जन्मभूमि है। और हमारे दादाजी स्वर्गीय कपिल देव चौधरी, हमारे पिताजी ऑडिटर थे यहीं वाराणसी में राजस्व विभाग में। और पिताजी हमारे सन 86 में, जब मैं 11 में पढ़ रहा था, उस समय एक्सपायर कर गए। मेरा जन्म तो 5 दिसंबर 1969, हमारे घर के हमारे दादाजी सबका जन्म तिथि लिखते थे। अच्छा। और उसकी डायरी बना करके सबका लिखे थे। लेकिन पढ़ाई के समय में हमारे 2 चाचा लोग मास्टर थे उस समय, तो सब लोग कहे कि भाई उम्र बड़ी हो जाएगी, इसलिए 2 वर्ष घटा करके 30 5 71 लिखवा दिए। तो हमारी सर्टिफिकेट की जन्मतिथि तो मई 30 मई 71 है, 1971 है। और पिताजी के गुजर जाने के बाद हम लोग गाने के लिए तो बहुत छोटे पर से गाते थे, ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ है। और पिताजी भी हमारे बड़े सुंदर गाते थे, जस्ट लाइक उनके गीत हम लोग छोटे थे तो जैसे मोहम्मद रफ़ी जी गाते थे कि बाबुल की दुआएं लेती जाए, जा तुझको सुखी संसार मिले, इतना सुंदर गाते थे। तो मालूम पड़ता था कि मोहम्मद रफ़ी ही गा रहे हैं। अच्छा, हमारे घर में लगभग 80% लोग गाने वाले हैं। और कोई पर्टिकुलर कोई विधा पकड़ के, कोई पेशा पकड़ करके कोई इसमें सामने नहीं आया। अच्छा। लेकिन हम लोग सन 80 में 5 में पढ़ रहे थे गोरखपुर में, तो वहाँ पर रेडियो स्टेशन की बाल सभा होती थी। हमारे छोटे भाई हैं इस समय बनारस रसूलगढ़ में प्राइमरी के मास्टर हैं, गिरीश चंद्र यादव। हम लोग साथ जाते थे, मैं 5 में पढ़ता था, वो 3 में पढ़ते थे। तो बाल सभा होती थी, तो उसी समय से हम लोग रेडियो स्टेशन में गाते थे। अच्छा। तो पिताजी को भी अच्छा लगता था कि बच्चे गा रहे हैं, स्वर अच्छा है। लेकिन हम धीरे धीरे समय बीता, जब पिताजी गुजर गए, जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, तो सन 86 में मार्च के महीने में 4 मार्च को, 3 मार्च या 4 मार्च को पिताजी गुजर गए। और उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट पास किए सन 87 में। उसके बाद बीच में बड़ा अवरोधन हुआ शिक्षा दीक्षा। फिर बीच में हम लोग कभी बनारस आना, बनारस की पढ़ाई करना, कभी बलिया दादर डिग्री कॉलेज में 88 में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, सिकंदरपुर बलिया में। लेकिन एकाएक मन में आया कि जो हम गा रहे हैं, मालिक ने स्वर दिया है, इसको हम लोग घर में गा करके क्या करेंगे, क्यों ना लोगों के बीच में डालें और सब लोग इसका आनंद लें। और दूसरी बात यह रह गई कि नाम भी होगा और रेडियो स्टेशन दूरदर्शन के कलाकार भी कहे जाएंगे। ये मन में भावना जगी एकाएक। और सन 90-91 में मतलब इसके प्रति मैंने तटस्थ हो करके अब इसकी शुरुआत कर दी। और चूँकि हमारे दादाजी बड़े नामी थे और न्यायप्रिय उनकी भाषा थी, सरपंच थे, और जो कहते थे वो करते थे, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रखते थे। कोई किसी गरीब को सताता था तो अच्छे ढंग से मदद भी करते थे, और जिस तरह से मदद करना होता था वो मदद करते थे। और उसमें नाम उनका अधिक हुआ तो हम कहें कि भाई बाबा के नाम से लोग आते हैं और सम्मान देते हैं बाबा को। इनके चले जाने के बाद फिर नाम हमारे घर परिवार का समाप्त हो जाएगा। तो कुछ ये भी इच्छा थी कि भाई उस दीपक को हम जलाएं। तो नाम यश कमाने के लिए और संगीत की विधा में कि भाई अपने संगीत का स्वर का रसास्वादन सबको करावें, यही सोच करके हमने संगीत की लाइन को अपना एक पेशा बना लिया और ये अपना शौक़ भी बना लिया, और तब से चल रहा है।
पढ़ाई लिखाई आपने कितनी की फिर उसके बाद? पढ़ाई लिखाई हम 95 में एमए किए, 96 में बीएड किए। अच्छा, जी। तो उसके बाद कोई जो नौकरी आपने करना शुरू किया, हाँ, तो कहाँ किया? तो हम लोगों को जैसे 98 में वैकेंसी आई, लेकिन कुछ कारणवश उसमें हम लोग का हो नहीं पाया, है ना। उसमें एक लेवल बनाया गया था कि प्रैक्टिकल या थ्योरी, उसमें कोई फर्स्ट क्लास हो, तो प्रैक्टिकल हमारा 5-6 नंबर से रुक गया। अच्छा। और जिससे मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया, और वह 1% था, और वही 1% के लिए मैं सरकारी टीचर तो नहीं हुआ, लेकिन प्राइवेट टीचिंग करते रहे। और लेकिन सबसे अधिक मेरा जो भी रहा संगीत के लिए रहा। तो आप जब गाने के लिए तय किया आपने कि अब गाना ही है, तो किस अखाड़े में गए आप? हम जय जखाड़ जद्दू घराना, अच्छा। जो हम लोगों के करीब का अखाड़ा था, तो उसमें एक हमारे फूफा जी थे, कवि जी, जो ओम प्रकाश जी को गवाते थे, और परशुराम यादव जी के पास, उनके घर के बगल में रिलेशन भी था भैया जी के, जेई साहब जो हमारे हैं आदरणीय विनोद चंद्र यादव जी, उनकी ससुराल थी, सब लोग रिश्ते में आने लगे। और ये जो कवि जी जो थे, तो देखे कि भाई ओम प्रकाश जी भी ऐसा गा लेते हैं और इनकी तरह हम भी गा लेते हैं, तो हम भी क्यों नहीं इनके साथ जुड़ें। और यह प्रेरणा मिली और मैं उस घराने में चला गया जिस घराने में वो फूफा जी थे। तो जय जखाड़ जद्दू घराने में हम उसमें चले गए कि भाई नहीं, सब लोग हमारे यहाँ पे, हमको मदद भी मिलेगी, सहयोग भी मिलेगी, और इसे हम उसमें जय जखाड़ जद्दू घराने। तो ये मुझे बताइए कि जैसे बनारस में आप रहने लगे जी, तो बनारस के यहाँ जो घराने थे 4, जी, बहुत सक्रिय घराने, जी, तो उन चारों घरानों में जय जखाड़ जद्दू जो घराना है वो तो उधर से बलिया से ताल्लुक़ रखता था। जी, बलिया में ही उसका केंद्र था। जी। तो यहाँ बनारस में वो अपनापन मिल पाया जो मिलना चाहिए? जी, हम लोग, हमारे यहाँ हमारे घराने का जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती थी, तो मोहाएँ यहीं पे है, तो चोलापुर के पास। जी, चोलापुर के पास। तो मोहाएँ में आदरणीय शिवनाथ गुरु जी, शिवनाथ राजभर थे, और उनसे पहले लालता गुरु थे, जो ब्राह्मण थे, और उनसे पहले जहांगीर उस्ताद थे, और पहले तो खड़ी बिरहा होती थी, और उसमें ये लोग हमारे घराने से, उधर हम लोग के यहाँ हबीबुल्ला गुरु, आसी घराने के, आसी घराने के, ये लोग सब लोग एक ही थे। तो लालता गुरु जी के लड़के थे शिवनाथ गुरु जी, शिवनाथ गुरु जी के लड़के थे कैलाश गुरु जी, और कैलाश गुरु जी के लड़के रहे सारथी। तो सारथी भैया भी अभी पिछले साल गुजर गए, लेकिन इस अखाड़े को हमारे बलिया के और इस बनारस में ये हुआ कि भाई हमारा घराना मोहाय में है, तो सब लोग एक दूसरे से अटैच हो गए कि भाई यहाँ से हम लोगों का संबंध जुड़ा बना रहे, और घराना तो एक ही है जी। तो इसलिए हम लोग बनारस में मोहाय अपनी गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए जाते हैं। जैसे आप यहाँ बनारस के स्थायी निवासी हो गए जी। बनारस में बिरहा एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक नगरी माने नगरी तो है ही जी। एक माने गतिविधि है। बिरहा जो है बहुत बड़ी सांस्कृतिक गतिविधि है, और लगभग हर मौके पर सार्वजनिक तौर पर बिरहे का आयोजन होता है जी। तो आयोजकों में भी ये होता है कि भाई पहले तो सारे लोग यहाँ बनारस में आके गा के जाते थे। बनारस बिरहा का माना जाता है कि वो मक्का था बनारस किसी ज़माने में जी। आज उसकी स्थिति क्या है नहीं पता, लेकिन किसी ज़माने में माना जाता था कि जो बनारस में गा के चला गया जी, वो पूरी दुनिया में गा के चला गया।
फिर उसके बाद कलकत्ता मुंबई भी लोग चले जाते थे, चले बहुत जाते गाते थे, बहुत पैसा कमाते जी। थे। तो बनारस में आपके साथ किस तरह का माने कैसा आपको जो सामाजिकता, जो प्यार मोहब्बत अपनापन जो मिला बनारस में, किस तरह से मिला? देखिए, जो भी जब मैं आया बनारस में तो 98 में वो गंगा महोत्सव कार्यक्रम होता है। अच्छा। तो सरकारी वो कार्यक्रम है जिसमें बहुत से कलाकार अभी नहीं बैठे हैं उस कार्यक्रम में। तो मैं इकलौता कलाकार था जो गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ उधर के कलाकार इस कार्यक्रम को जान भी नहीं पाते थे। तो हमारे अखाड़े के उस्ताद आदरणीय परशुराम जी और ओम प्रकाश जी और बाला उस्ताद, श्री नारायण गुरु जी, तो ये लोग सब लोग रहते हुए और अच्छी प्रस्तुति, आदरणीय बाला गुरु जी अभी इस समय भी हैं, जीवित हैं, वो आकर के बाला उस्ताद यहाँ के कलाकारों को, माननीय वो रामदेव गुरु जी, चाहे हीरा लाल गुरु जी और बुल्लू उस्ताद, चाहे पारस उस्ताद, सबको इतना बढ़िया वो जवाब देते थे। माकूल जो हाजिर जवाबी थी गीत की प्रस्तुति, वो अनुपम थी। और लोग लोहा मानते थे कि नहीं, बाला बलिया वाले बड़े दामदार गवैया हैं। जी जी जी। लेकिन उन लोगों को चांस नहीं मिला। मैंने यहाँ का सारा चांस बनारस वाले खा गए। वो गंगा महोत्सव में, वो गंगा महोत्सव जो कार्यक्रम था उसमें नहीं पाते थे। जबकि हीरा उस्ताद बहुत उस कार्यक्रम को किए, बहुत ज़्यादा सम्मान पे, पूरा राष्ट्र, हमारा देश जो है उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो हीरा उस्ताद जी बैठते थे, मन्ना जवाहर, ये लोग सब लोग यहाँ के बनारस के कलाकार लोग सब लोग जानते थे उसके बारे में। वो लोग बैठते थे, दीपक उपक सिंह सब लोग बैठे, कलाकार सब अपनी प्रस्तुति की। लेकिन मैं 98 में मैं आया तो इन लोगों के सामने तो मैं लड़का ही था। अब मैं डायरेक्ट सांस्कृतिक विभाग से, वहाँ के अधिकारी थे माननीय रत्नेश वर्मा जी, अब तो रिटायर हो गए। मैं उनसे संपर्क किया, अपनी बात कही कि सर मैं भी कलाकार हूँ, अगर हमको आपका आशीर्वाद मिले और आप मौका दें तो हम भी एक बार गंगा महोत्सव में कार्यक्रम प्रस्तुत करें। तो हमारी गीत हमको उसी ऑफिस में गवा करके सुने और प्रतियोगिता भी कराया राजघाट पे, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो कहे कि भाई सतीश, मैं 40 कलाकारों को बुलाऊंगा, अगर तुम्हारी गीत अच्छी होगी तब मैं सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए 3 लोगों को सेलेक्ट किए, उसमें मैं भी चला गया तीसरे नंबर पे। तो पहले हीरा लाल गुरु जी का हुआ, फिर उसके बाद मंगल कवि जी का हुआ, तीसरे पे मेरा हुआ। तो हीरा उस्ताद बड़ा खुश होकर के कहे कि बचवा, अभी तक बलिया और गाजीपुर के जो भी कलाकार रहे हैं अभी तक गंगा महोत्सव में नहीं बैठे, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य है और प्रस्तुति तुम्हारी अच्छी हुई। पीठ ठोक करके अपना आशीर्वाद दिए। फिर बाद में हमको अपने घर बुलाए, सब अपना दिखाए कि देखिए बिरहा की वो चीज़ है। देखिए रोए फूट जाते हैं जब मैं उनकी भाषा सुना कि देखो बाबू, ये बिरहा की जो प्रतिमूर्ति, ये जो अवार्ड मिला है हमको, पूरे उनके घर में शील्ड से भरी हुई चीज़ें थी और पुरस्कृत किए गए थे। जैसे जैसे मेरा हाथ पकड़ करके ले गए वहाँ पर बनुड़ा नदी के किनारे जहाँ पे उनका विद्यालय था, और कहे कि देखो बाबू, ये बिरहा विधा की देन है। तो हम कहे कि धन्य है माँ, ये धरती माँ, आज ये बिरहा की विधा इन लोगों को आज ज़मीन लोग खरीद रहे हैं और लोग संगीत सुन करके और गिफ्ट में दे दिया करते थे। लेकिन आज
उस बिरहा को इस पौधान पर खड़ा लोग कर दिए हैं कि लोग कहते हैं कि मारा बिरहा गावेला का गावत। तो क्यों भाई मुँह बनाते हो? हम लोग इस सोच में पड़े हैं कि ये बिरहा का जो ग्राफ गिर रहा है, इसमें हम सभी कलाकारों को एकजुट हो करके इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि ये संगीत की अनुपम ऐसी विधा है। मैं कहता हूँ कि पहले लड़कियाँ नहीं गाती थी, अब लड़कियाँ गा रही हैं, तो इसका क्रेज कुछ बढ़ा। वो 96-97 में लेडीज आई, गीता त्यागी, उमा देवी बैरागन। तो उमा देवी बैरागन तो हल्के में निकल गई, उसकी छवि नहीं बन पाई, लेकिन गीता त्यागी के आने से बिरहा में फिर रौनक आया। उसके बाद अनीता राज आई, तो तमाम लेडीज धीरे धीरे जगह जगह से अपना आ करके बिरहे के स्वरूप को संवारा। बिरहा का मार्केट तो बढ़ा, लेकिन आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि बिरहा का कलाकार बिरहा विधा में हो करके उदासीन है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जब आप इसमें आ रहे थे, सक्रिय हो रहे थे, अपनी जगह बनाने में आप बहुत तेज़ी से जुटे हुए थे जी। उसी समय कम से कम 2 चैनल तो बड़े नामी हैं। एक तो बिरहा दंगल का जो हुआ था जी, और एक वो बिग गंगा या कुछ ऐसे। हाँ, बिग गंगा पे ही बिरहा दंगल तो अच्छा, एक और भी कोई चैनल 2017 में, उसके पहले महुआ चैनल। जी, महुआ चैनल और बिग गंगा जी। इन दोनों का जो है, ये दोनों चैनल आए, उन्होंने बिरहा की लोकप्रियता को भुनाया जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने कुछ बिरहा को दिया, लेकिन उन्होंने बिरहा की लोकप्रियता को भुनाया जी। दूसरी तरफ संगीत की जो कंपनियां थी, जो कैसेट बनाती थी जी, जो HMV के बाद वाली संगीत कंपनियां थी, जिसमें टी सीरीज है, जिसमें मैक्स है और तमाम चंदा है, चंदा कैसेट, और ये सब कैसेट की सैकड़ों कंपनियां आई। लेकिन आप उस तरफ नहीं गए, क्या मतलब वजह क्या हो सकती है, या गए नहीं हो पाए? नहीं गए। मैं सन 1995 में टी सीरीज कंपनी में मैं गाया। अच्छा। और उस समय हम लोग रहते थे इसी बनारस में, तो हम लोग के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के रहने वाले दीप मोहम्मदाबादी, अशोक दीप नाम है। अच्छा। वो कव्वाली लिखते थे और अच्छे राइटर रहे, आज भी हैं। तो हमारे घर आया करते थे, और मदन राय जी भी आते थे जी। तो चूँकि मदन राय लोकगीत गाते थे और मैं बिरहा गाता था, तो मेरे घर पे रहना सहना सब होता था। तो वहीं पर हम सबके मन में, हमारे साथ जो सुभाष कवि थे, जो हमारे फूफा जी लगते हैं, वो भी साथ में रहते। दीप जी के मित्र थे, मदन राय के मित्र थे। तो मैं घर का था, तो भाई ये हुआ कि चलिए सतीश को भी गवाया जाए। तो मेरे को मौका 95 में मिला और अच्छी प्रस्तुति हुई, गाया भी। और गाने के बाद फिर उसके बाद हमको मौका नहीं मिला। मैं 96 में B.Ed करने लगा और B.Ed मैं रेगुलर क्लास करता था, तो उस वजह से भी मैं 1 साल गैप हो गया। फिर बीच में किस कारण बस मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। मैं प्रयास किया, लेकिन कुछ कलाकारों को हम कहें जो कि उनको ये लगता था कि मेरे आगे कोई और न रहे। अच्छा, जैसे उनमें कौन कौन लोग थे? ये मानसिक प्रदूषण है, जो कि ऐसी सोच थी। अब आप दीप मोहम्मदाबादी की बात कर रहे हैं जी, और दूसरे लोगों, मदन राय की बात कर रहे हैं, और तमाम सारे लोगों की बात कर रहे हैं। तो जब कहा जाता है कि सैया कोतवाल भया तो डर किसी का नहीं जी, यहाँ तो दरवाज़ा टी सीरीज का खुल गया आपके लिए, लेकिन आपका कैसेट नहीं हो पाए। ये बड़ी माने ये विडंबना समझ में आती है मुझे जी।
कि तो क्यों नहीं हो पाया? अब देखिए, हमारे माध्यम रहे दीप मोहम्मदाबादी, अच्छा। तो मैं उनके आश्रय रह गया। तो अब किस कारण से हमको नहीं बुलाते थे, वो कहते थे कि हम डेट देंगे, आपको बुलाएंगे, गवाएंगे। हम आश्वस्त हो जाते थे कि चलिए भाई, दीप साहब हैं तो हमारे अपने हैं, बुलाएंगे तो गवाएंगे। अच्छा। और क्या कारण था कि हमको डेट नहीं, अब जबकि हम हर मौके पे, चाहे देवी गीत गाना हो, चाहे होली गीत गाना हो, चाहे विराह का कुछ भी गाना हो, मैं एक बार उनको कॉल करता था। तो धीरे धीरे वो कहते थे कि हम अभी बम्बई हैं, आएंगे तो आपको हम बुला करके गवाएंगे। मैंने एक तरह की बहानेबाजी या टाल मटोल बता रहा। तो आपको तो बड़ी निराशा हुई होगी। निराशा बहुत हुई कि अब हम या तो अपने भाग्य को कोस लें, या और किसी को हम दोष कैसे दे सकते हैं। बस यही है कि हमारे भाग्य में नहीं था, मेरी भाग्य वहाँ पे कमज़ोर थी, इसलिए वो तांता टूट गया और हमको मौका नहीं मिला। और जिसकी वजह से कि मैं अब आज वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, मैं पिछड़ता चला गया। फिर सीडी का ज़माना आया, फिर वो भी नहीं होता था। तो ये मुझे बताइए कि वो भी बहुत, गंगा में बहुत पानी बहा जी, और तमाम सारी बाढ़ें आई, फिर सूखा पड़ा, ये सब हुआ। अब स्थिति इतनी वो हो गई कि सब लोगों ने, बिरहियों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए जी, और वहाँ उनके व्यूज उनको बताते हैं कि वो कितने लोकप्रिय हैं जी। उसमें भी प्रचार करने के तौर तरीके अगर नहीं हैं तो नहीं, और ग्लैमर जिनका होता है कि सर्च में वही आते हैं जी। आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, सर्च में अगर नहीं आएंगे जी, तो नहीं होगा। एक समय कोई चैनल जब ये होता है कि नहीं यहाँ ये चीज़ मिलेगी तो फिर लोग सर्च करने लगते हैं, चैनल सर्च करने लगते हैं जी। तो अभी जो नई स्थितियाँ बनी हैं उसमें आप किस तरीके से गा रहे हैं? अब हम लोग तो अपना चैनल खुद बना लिए और जो भी कलाकार थे, जो कैसेट कंपनियों में, टी सीरीज में, रामा में, वेब में, मैक्स में, सोनोटोन में, चंदा में, उनको गाने का मौका नहीं मिल पाता था किसी कारणवश। उन कलाकार, जो अच्छे अच्छे कलाकार गांव में बसते थे, चाहते थे कि हमको भी कोई बेस मिल जाए ताकि मेरा भी प्रचार प्रसार हो जाए, उन लोगों के लिए यूट्यूब चैनल भगवान बन के आ गया। एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म मिला जी, कि जिसकी जो क्वालिटी है यूट्यूब पे गाएगा और उसको भी लोग जानेंगे कि किस तरह का कलाकार है। तो मैं भी अपना चैनल बनाया। हालांकि यूट्यूब पर जो गाने और तमाम सारी चीज़ें तरह तरह के हैं जी, और जब हम किसी बिरहिया से ये सवाल करते हैं कि भाई समाज में आपकी क्या जगह है, आप समाज में जब जाते हैं तो अब सवाल दूसरा उठता है कि समाज के लिए आपने क्या किया, आपने अपनी कला से समाज को क्या दिया। केवल निरा मनोरंजन किया आपने, तो निरा मनोरंजन तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन समाज को आपने कुछ दिया। दूसरी चीज़ यह है कि बिरहा पिछड़ी जातियों, पिछड़े समाजों की विधा है जी, और अगर वो पिछड़े समाजों को जागृति की ओर नहीं ले जाती है, उनको सुलाती है, मीठी गीत, मीठी नींद सुलाती है, तो फिर उसकी भूमिका तो बहुत गड़बड़ है जी। तो इस स्तर पर आप क्या सोचते हैं कि बिरहा क्या कर सकता था और क्या नहीं किया उसने? देखिए, बिरहा जो है हमारी समझ से पिछड़े लोगों की विरासत नहीं है, नौविधा है, इसलिए कि इसमें हर बिरादरी के लोग हैं। नहीं, बिरादरी के लोगों से मामला नहीं बनता जी। देखिए, अभी हर बिरादरी के लोग आए, इसमें ब्राह्मण भी हैं, इसमें भूमिहार भी हैं, ठाकुर भी हैं। हाँ, लेकिन ये गंवारों का गाना है, उन्हीं के द्वारा कहा गया, उन्हीं के विद्वानों द्वारा कहा गया। इसमें पैसा और ग्लैमर था, उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने भी कुछ बिरहा के लिए किया नहीं। वो आए, गाए, पैसा लिए गए, सम्मान कमाया, नाम कमाया, चले गए। उन्होंने एक पैसे का योगदान नहीं किया इसके विकास में या इसकी सामाजिक चेतना के विकास में। सबने वैसे उसका मज़ा लिया जैसे ये कोई कमोडिटी है, ठीक है। उसमें पिछड़ी जातियों ने ज़रूर अपने दुख दर्द को कहा
आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सवर्णों के द्वारा लिखा हुआ बिरहा उपहास का बिरहा मिलेगा आपको, उपहास उड़ाते हुए, पिछड़ी जातियों का उपहास। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को कैरेक्टर नहीं बनाया है, अगर बनाया है तो उनका उपहास नहीं उड़ाया, लेकिन अहिर का उड़ाया है जी, तमाम दूसरे लोगों का उड़ाया है, जो ऐसे मेहनतकश जातियाँ उनका उपहास उड़ाया। लेकिन पिछड़ी जाति के गवैयों ने वो पिछड़ी जाति के गायकों ने, नायकों का, मनुष्यों का मजाक नहीं उड़ाया है, उनकी बुद्धिमत्ता की बात कही है, उनके परिश्रम और संघर्ष की बात कही, उनकी बहादुरी की बात कही है। तो उन्होंने अपनी लिगेसी जो है, बिरहा की जो लिगेसी है, उस लिगेसी को उन्होंने अपनी आत्माभिव्यक्ति और अपने सामाजिक बोध को आगे बढ़ाने में किया है। तो इसलिए आप हर जाति का गाना इसको नहीं बता सकते। नहीं। और जो लोग हैं, जो लोग अभी हैं जी, आप ध्यान से देखिए, जितने लोग अलग अलग तरीके से लोकगीत गा रहे हैं, ये गा रहे हैं, उनका गाना सुनिए ना, वो क्या गा रहे हैं। और पुराने क्लासिक बिरहियों का गाना सुनिए, आपको पता लग जाएगा कि उसमें फ़र्क क्या है। मैं अब उस बात से इधर आ रहा हूँ कि इस समय कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ बिरहा में काम कर रही हैं आपके हिसाब से, कौन कौन सी टेंडेंसी है। एक तरफ नाचने की टेंडेंसी है जी, इसी तरीके से, और भी एक तरफ फुहड़ बकवासबाजी की टेंडेंसी है, तो एक तरफ अच्छा बिरहा गाने की भी टेंडेंसी। आपको क्या लगता है कितनी तरह की टेंडेंसीज काम करें और सबसे ताकतवर क्या चीज़ बन के उभरी है अभी? देखिए, बिरहा जो गरीब और पिछड़े लोगों की जो विधा है, एक तो आज के अर्थ प्रधान युग में कम राशि में भी इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है, और बिरहा के कलाकार इससे जीते जागते हैं। आर्थिक समस्या का भी समाधान होता है और समाज को दिशा भी देते हैं। लेकिन आज के परिवेश में जो नाचने की जो प्रथा चल गई है, प्रचलन, वह बिरहा के लिए बड़ा निंदनीय है। बिरहा में इतनी उदारता थी कि वो बहुत सारी कलाओं को अपने यहाँ ले लेता था। अब वो कलाएं इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि बिरहा को उन्होंने अपदस्थ कर दिया। बिल्कुल हटो बिरहा, हटो, चलो अब नहीं ज़रूरत है, अब ना नाचेंगे, क्योंकि इनाम नाचने मिलेगा, बिरहा गा के थोड़े मिलेगा। अगर आप ये मुझे बताइए कि इस समय जैसे आलाप लेते थे रामदेव या हीरालाल जी, बहुत हाई पर आलाप लेते थे ना, सप्तम पर आलाप लेते थे। उनसे भी पुराने कलाकार जो थे वो बहुत धुरंधर जो थे, 1 मिनट तक आलापें लेते रहते थे। अब वो बोलते थे तो ऐसे लगता था कि मैंने फट जाएगा पूरा वातावरण है। अगर वैसे बिरहा गाना हो किसी को, तो कौन कलाकार है इसमें 100, 200, 500 कलाकारों की भीड़ में कोई आलाप ले सकता है वैसा? कुछ नहीं। वह चीज़ तो नगण्य है। बस एक नाम है कि जो रेखा खींचे हैं कि आलाप लगा करके और बिरहा के प्रभाव को प्रस्तुत कर देते थे, सामने दिखा देते थे कि ये बिरहे की पहचान है। पहले सुर लगाए और सुर लगा करके और उस चीज़ को दर्शाते थे कि यही बिरहा की पहचान है। और आजकल जो पावर उन लोगों ने, जिस पावर से बिरहा की प्रस्तुति की, अब किसी के अंदर वह चीज़ नहीं रह, मैंने वो कलेजा नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि अपनी जगह बचाने के लिए या अपनी जगह को और मजबूत करने के लिए या और कुछ नया करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब हम लोग यही सोच कर रह जाते हैं कि आखिर जो हमारे आज वरिष्ठ कलाकार जिंदा हैं, जिनकी पहचान बिरहे से है, शिक्षा दीक्षा जिसकी जैसी भी रही हो, लेकिन स्वर और संगीत जो गाने का उनका तौर तरीका है, तो कहीं ना कहीं कर्म और भाग्य जब साथ देते हैं तो मनुष्य विकास करता है। रविदास जी कहते थे कि जब मनुष्य कितना हो कर्म करता जाए, उसकी भाग्य छोटी है तो वह व्यक्ति जो है विकास नहीं कर सकता। वो जैसे वही हाल हो जाएगा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने भाग्य की बातें कही हैं जी, बहुत सारे जुनूनी लोगों ने भाग्य को काट कर फेंक दिया जी, और उन्होंने खुद अपना भाग्य लिखा जी। हर जगह ये होता है।
हर जगह कौन कितने गर्त में डूब सकता है और वहाँ से बच सकता है वो। जी मने सूरज भी जी रात को नहीं दिखता ना, नहीं रात घनेरी होती है, हैं? जी सवेरवा दिख जाता है, रात भाग जाती है। तो यही है किसी भी चीज़ के मामले में कि भाग्य वगैरह, अच्छा भाग्यवाद जो बिरहा में है जी और ये बंदनावाद जो बिरहा में है, लाचारीवाद जो बिरहा में है, इन सब चीज़ों ने भी तो बिरहा को पतन के गर्त में ढकेल दिया। देखिए उसके लिए जो आज सोच बन गई है कि अश्लील गीत गा लेंगे तो मेरा नाम हो जाएगा, अश्लील लेख लिख देंगे तो मेरा नाम आ जाएगा, इस तरह से लोगों के अंदर जो मेंटलिटी जन्म ली है वो कहीं ना कहीं आगे ये प्रदर्शित करती है कि अब इसका पतन होना शुरू है। नहीं, पतन के पीछे और भी तो कारण है बंधु। उसके पीछे और भी कारण यह है, उन असली कारणों की तरफ आप जाइए। ये तो नकली, ये तो उनको डंडा मार के भगा दिया जाएगा, जनता जिस दिन चाहेगी ना जी उस दिन। और कुछ कारण यह है कि जैसे कलाकार है, जनता के मन को छूने वाली चीज़ें नहीं कोई क्यों गा रहा है। जैसे मैं देखता हूँ, इसलिए कि वो पैसा सिर्फ हजारों लोगों के बीच में जी जब कलाकार गाते हैं, जनता का आवे पलटनिया हिलेला झकझोर दुनिया, तो जनता के भीतर जो है लगता है कि सचमुच कुछ ऐसा है और इसको लगातार चलना चाहिए। लेकिन उसके लिए बंदिशें हैं सरकार की तरफ से, हैं, इस तरह के गाने पर रोक लगाई गई है और अश्लील गानों को वही सरकार गवा रही है जो इस तरह के क्रांतिकारी गानों पर रोक लगाए हुए हैं। तो ये पतन का कारण है। हर व्यक्ति जो है उसकी कोई जनता ही नहीं है। किसी कलाकार की कोई जनता न हो तो इससे ज़्यादा पतनशीलता की बात क्या हो सकती है। और जब जनता किसी कलाकार की होगी तो उसका दुख दर्द, उसका राग, उसका विराग, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई महान कलाकार जैसे बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे तो वो क्रांति कर रहे थे, लेकिन वो मन को जो है आह्लादित करते थे ना, इतने बड़े कलाकार थे जी। या दूसरे तमाम सारे लोग जब गाते थे तो मन के बंजरपन को वो जोत देते थे, उर्वर बना देते थे जी। कुछ बनता था। अभी तो नहीं बन रहा है। तो पतन के कारण कहीं और हैं, उसको तलाश कहीं और लोग रहे हैं, एक दूसरे पर दोष दे रहे हैं। लेकिन कबीरदास भी जो है ये कह रहे हैं ना कि जब मैंने अपने दिल में खोजा तब पाया कि दिक्कत कहाँ है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, अब जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो वो अपना वो आत्मधिक्कार की बात नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं पहले अपने में भी तो खोजो भाई, खोजो। तुम दूसरे को केवल नहीं कह सकते हो, अपने में भी देखो कि तुम्हारा विजन कहाँ है, तुम कहाँ से चीज़ों को समझ पा रहे हो। अगर उसको नहीं क्लियर करोगे तो दूसरे को दोष दोगे जी। और जबकि तुम दुनिया नहीं बना रहे हो ना, वो नहीं बना रहा है, उसको तो तुम ठीक करके ले जाओगे, लेकिन पहले अपने तो अपना विजन क्लियर करो, है कि नहीं। आपको क्या लगता है कि कुछ भविष्य है ऐसे में जब हम लोग बतिया रहे हैं इतना, तो कुछ भविष्य दिखाई पड़ रहा है? देखिए अब क्या कहा जाए, आप कह रहे हैं कि लोग कर्म करते जाते थे, भाग्य बनाते थे। अब हम वहाँ तक बात को चरितार्थ कैसे करें। जैसे निरहुआ जी हैं, एक गीत गाए, वो भी कई बार उसमें ठोकर खाए, 2-3 कैसेट उनको मौका मिल गया और एक गीत उनकी हिट हो गई, निरहुआ सटल है, तो उनके भाग्य का ही लेखा है, भाग्य का लेखा है। तो एक ही मुझे बताइए, वो ठीक है, वो सही है। अभी बहुत भोजपुरी भाषा में ऐन्द्रिकता, जैसे पंजाबी के जो उस तरह के कैसेट, पंजाबी में एक क्लासिक है, एक तरफ जनता का गाना है, दूसरी तरफ फुहड़ता का गाना है, हरियाणवी पूरा का पूरा वैसे ही भरा हुआ है, ठीक है। कन्नड़ देखिए, मलयालम देखिए, सिनेमा को देखिए, गीतों को देखिए, उनकी भाषा गीतों को देखिए, माने तेलुगु देखिए और ये देखिए, तो तमाम सारे जो है। लेकिन बिहार का जो ये गुजराती फिल्में देखिए और उनका और दूसरी गाना देखिए, तो अश्लीलता की हद है वहाँ पर।
लेकिन यहाँ भोजपुरी तो एकदम बह गया, नरदावा हो गया एकदम। भोजपुरी जो है तो और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि निरहुआ सटल रहे, मान लीजिए कैसेट चल गया, तो भाई तो वो कैसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें सुन रहे हैं? उस माने वो लोग जो है उनको आप क्या दे रहे हैं? कोई अच्छी चीज़ तो नहीं दे रहे हैं। देखिए, गीत वो परोसा और श्रोता उस पर एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया, तो लोगों को ये लगा कि हमको भी इसी तरह से, अन्य कलाकार भी सोचे कि हमको भी इसी तरह से प्रस्तुति और गाने की चीज़ है जिससे कि हमारा नाम हो जाए, लोग हमको जाने। और यही कारण है कि लोग अश्लीलता पर उतरते चले गए। और ये तो साबित भी आदमी कर सकता है कि जिसको हम बुरा मानते हैं वो कहीं अच्छा है, और जिसको अच्छा मानते हैं वो कहीं बुरा भी हो सकता है। तो इस तरह से लोग साबित भी कर देते हैं। आखिरी प्रश्न ये है कि अब आप मुझे बताइए कि आप जो गा रहे हैं तो उसमें क्या खास बात है? हम जो गा रहे हैं, खास बात यही है कि समाज को उसका भविष्य का निर्माण हो। जो भी सुने तो उसका भविष्य अंधकारमय न हो। हमारी सोच और हमारी गीत की प्रस्तुति और हमारे कवि जी लोगों का लेख तो इस ढंग का है कि भाई समाज सुने तो उसका सुधार हो। और ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम ऐसी गीत की प्रस्तुति न करें जिससे माँ बहन बैठी हों और उस गीत को न सुन सकें। ऐसा गाना होना चाहिए जो सहज तरीके से सब लोग सुन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और यह आज के परिवेश में जो मोबाइल और यूट्यूब से गाने आ रहे हैं, बिरहा के ह्रास का यह भी एक कारण कि हम घर ही पे सुन ले रहे हैं, घर ही पे देख ले रहे हैं, तो कार्यक्रम क्या कराएंगे, कार्यक्रम क्या गवाएंगे, सब कुछ तो इसी में मिल जा रहा है। ये भी एक ग्राफ गिरने का। देखिए, संवाद और मेला ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना? आज भी अगर कहीं मेला हो जाए तो आदमी कितना भी बिजी रहे, कितना भी मोबाइल लिए रहे, वो जाएगा है। एक बार नहीं जाएगा, दूसरी बार, तीसरी बार जाएगा ना। मेला हमेशा होता रहता है। अब मेले की जगहें गायब हो गई। यहीं बगल में पियाला का मेला लगता था, बगीचा कट गया, अब पियाला का मेला वहाँ लगता है चिल्पा घाट, इतनी सी जगह में है। कई तरह के दंगल लगते थे, दंगल गायब हो गए क्योंकि जगह नहीं न कराने की। स्टेडियम जो है सब पैसे वाले लोगों के उसमें चले गए। गरीब गुरबा और सामान्य लोग स्टेडियम में नहीं जा सकते, इसलिए वो दंगल अपना कहाँ कराएंगे। कहीं कोई खेत खाली नहीं रह गया, सब जगह ज़मीन माफिया जो है वो कब्जा कर रहे हैं। और उन्हीं ज़मीन माफियाओं से बिरहा के गायक लोग पैसा पाने के लिए उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। बताइए तो कैसे काम चलेगा? देखिए, ज़मीर जहाँ पक्की होती है तो हर क्षेत्र, हर कला, हर मनुष्य के लिए एक ज़मीर होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति जो है अपनी पहचान लिए खड़ा रहे और उस विधा का सम्मान होता रहे। और सम्मान, लोग कहते हैं कि मनुष्य क्या लेकर आया है क्या लेकर जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो आबरू की पगड़ी बांधे आता है और उसी आबरू को जगाते, सजाते, बनाते, सारा जीवन संघर्ष में बिताते हुए इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। हाँ, इसीलिए तो कबीरदास ने कहा कि जस की तस रख दीनी। अपनी चदरिया जो है जी, जतन से ओढ़ी और जस की तस रख दीनी। तो ये जस की तस रखना ही ज़रूरी है जी। चदरी फाड़ के, चदरी मैली करके, चदरी जो है गड़बड़ करके और गंदी करके, दाग लगी चदरी नहीं वो करनी है, जस की तस रख देनी है। तो और जस की तस जो नहीं रखेगा उसके जन्म का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी बातें कही, महत्वपूर्ण बातें कही।